2004 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 4 दिन पहले एक नई प्रकाशित टेप समाचारों में दिखाई देती है। जॉर्ज बुश और जॉन केरी के बीच का चुनाव 11 सितंबर के हमलों के बाद की विदेश नीति के निर्णयों से प्रभावित था। His key members and associates have been brought to destroy, capture, kill Osama bin Laden and all of the terror. यह टेप, जिसे अल जजीरा ने प्रकाशित किया, अब स्वस्थ हुए ओसामा बिन लादेन को पहले से कहीं अधिक सीधे तौर पर हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाती है। इस रिकॉर्डिंग की प्रस्तुति, जिसमें बिन लादेन खुद को एक वैध व्यक्ति की तरह पेश करने की कोशिश करता है, उस राष्ट्र को सीधे संबोधित करते हुए जिसे उसने हमला किया था, यह एक दर्दनाक याद दिलाती है कि दुनिया का सबसे वांछित व्यक्ति जहां भी हो, वहां खुद को कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। उसी समय वर्जीनिया स्थित CIA मुख्यालय में, जहां एक विशेष इकाई बिन लादेन को ढूंढने के कार्य में लगी थी, लगभग हर सुराग ठंडा पड़ चुका था। यह स्थिति और भी निराशाजनक थी क्योंकि लगभग 3 साल पहले उन्हें विश्वास था कि वे उसे पकड़ने के करीब हैं। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर आक्रमण के अंत तक अल-कायदा के लड़ाकों को देश के पूर्वी हिस्से में धकेल दिया गया था। वहां उन्होंने तोरा बोरा की गुफाओं में खुद को बंद कर लिया था और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि बिन लादेन उनके बीच था। अमेरिकी समर्थित स्थानीय अफगान जनजातियों ने इस इलाके में लड़ाई की और भारी हवाई हमले किए गए, लेकिन जब तक युद्ध समाप्त हुआ, बिन लादेन पहले ही भाग चुका था। लड़ाई के अंत के बाद केवल लगभग 20 लोग गिरफ्तार किए गए और CIA के पास कुछ नहीं था जिससे वे अल-कायदा के नेता को पकड़ने का एक अनोखा मौका चूक गए। लेकिन यहाँ गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने अंततः जांचकर्ताओं को एक सुराग दिया। उसकी गिरफ्तारी से पहले मोहम्मद अल-कहतानी जांचकर्ताओं के लिए अज्ञात था। उसने खुद अल-कायदा से किसी भी संबंध से इनकार किया और कहा कि वह अफगानिस्तान बाजों के शिकार के लिए आया था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उसके उंगलियों के निशान लिए तो उन्हें सिस्टम में एक मेल मिला। जांच में पता चला कि 11 सितंबर के हमलों से कुछ हफ्ते पहले उसने अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उसके पास $2,800 नकद थे और वह एक तरफा टिकट पर यात्रा कर रहा था। सीमा शुल्क अधिकारियों को उस पर शक हुआ और उसे देश में प्रवेश से मना कर दिया गया, यह डरते हुए कि वह अवैध प्रवासी हो सकता है। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि उसी दिन ऑरलैंडो एयरपोर्ट से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अल-कायदा के एक टेलीफोन नंबर पर कॉल की गई थी। यह नंबर निगरानी में था। जांचकर्ताओं ने सोचा कि क्या कहतानी और इन घटनाओं के बीच कोई संबंध था। FBI एजेंटों ने एयरपोर्ट के फुटेज की जांच शुरू की और वे अंततः सफल रहे। वे एक कार की पहचान कर पाए जिसे उस समय मोहम्मद अट्टा ने किराए पर लिया था। अट्टा 11 सितंबर के हमलों का मुख्य नेता था, जिसने अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 उड़ाई थी। यह निष्कर्ष निकला कि अट्टा कहतानी को एयरपोर्ट से लेने के लिए इंतजार कर रहा था। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि कहतानी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 का एक अपहरणकर्ता बनने वाला था। वही फ्लाइट जो पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जब यात्रियों ने विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। इस जानकारी के साथ कहतानी से गहन पूछताछ की गई। वह उन कई अल-कायदा कैदियों में से एक था जिसने जांचकर्ताओं को संगठन की आंतरिक संरचना समझने में मदद की। 2002 में अबू जुबैदाह को गिरफ्तार किया गया। उसने खुलासा किया कि खालिद शेख मोहम्मद, जो अल-कायदा का संचालन कमांडर था, हमलों की योजना का मास्टरमाइंड था। 1 साल बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहतानी ने खुलासा किया कि जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने उसे अबू धमद अल-कुवैती से मिलवाया, जिसने उसे ऑपरेशन सुरक्षा में प्रशिक्षित किया। यह सारी जानकारी अल-कायदा की संरचना को समझने में मददगार साबित हुई। लेकिन बिन लादेन अब भी अज्ञात था। CIA रिश्तों का मानचित्रण कर रही थी ताकि यह पता चल सके कि बिन लादेन किससे संपर्क में था और वह अपने छिपने के स्थान से कैसे संवाद कर रहा था।
CIA को पता था कि बिन लादेन संदेश भेज रहा था। अगले कुछ वर्षों में नए ऑडियो टेप सामने आए और यह पता चला कि वह अल-कायदा के नेतृत्व से लगातार संपर्क में था। CIA की रणनीति कोरियर नेटवर्क यानी संदेश ले जाने वाले लोगों को खोजने की थी। War with Iran. I'm running for governor. Explode in the sky. Our congratulations on An historic victory. जनवरी 2004 के मध्य में कुर्दिश सुरक्षा बलों ने हसन गुल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वह एक पत्र लेकर चल रहा था जो बिन लादेन के नाम पर था। गुल को अमेरिकियों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने उससे पूछताछ की और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि बिन लादेन को ढूंढने का एक प्रमुख व्यक्ति पहले से ही एजेंसी के रडार पर था। हसन गुल ने दावा किया कि अबू महमद अल कुवैती ही बिन लादेन का व्यक्तिगत कोरियर है। जैसे ही जांच का ध्यान कुवैती पर केंद्रित हुआ, जांचकर्ताओं को अल-कायदा में उसकी भूमिका के बारे में विरोधाभासी जानकारी मिली। जहां हसन गुल ने उसकी बड़ी भूमिका का वर्णन किया और कहा कि कुवैती खालिद शेख मोहम्मद और उसके उत्तराधिकारी अबू फराज अल-लिब्बी दोनों से परिचित था। वहीं खालिद शेख मोहम्मद ने कुवैती की बड़ी भूमिका से इनकार किया और दावा किया कि वह व्यक्ति लंबे समय से सेवानिवृत्त हो चुका है और निष्क्रिय है। मई 2005 में अबू फराज अल-लिब्बी को भी पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और उसने भी कुवैती की बड़ी भूमिका का कड़ा खंडन किया। जांचकर्ता हम्बली नामक एक गाइड से भी पूछताछ कर रहे थे, जो अल-कायदा के दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोगी समूह का पूर्व नेता था। उसने दावा किया कि कुवैती ने भूमिका निभाई थी क्योंकि वह कराची में एक सुरक्षित घर का प्रबंधन कर रहा था, उस समय के दौरान जब तालिबान अफगानिस्तान से भाग रहे थे। जितने अधिक विरोधाभासी बयान कुवैती की भूमिका के बारे में सामने आए, वह उतना ही दिलचस्प होता गया। समस्या यह थी कि उसके नाम के अलावा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और यहाँ तक कि उसका नाम भी असली नहीं था, बल्कि एक उपनाम था जिसका अर्थ कुवैत का धमक का पिता होता है। कैदियों से पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन उपयोग की गई तकनीकें अत्यधिक विवादास्पद थी। कई कैदियों पर तथाकथित उन्नत पूछताछ तकनीकों का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है अपमानजनक व्यवहार जिसमें यातना भी शामिल है, जैसे वाटरबोर्डिंग। 2014 की सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट, जिसने व्यक्तिगत पूछताछ की जांच की, ने निष्कर्ष निकाला कि ये तकनीकें अप्रभावी थी और बिन लादेन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में मददगार नहीं थी। इसके अलावा यह सवाल भी है कि क्या CIA के कार्यों का प्रदर्शन, जो कानून के शासन से मुक्त प्रतीत होता है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यह एक ऐसी बहस है जो इस वीडियो की सीमाओं से परे है, लेकिन जब जांचकर्ता एक बार फिर अटके हुए थे, तो अगली जानकारी उनके अपने काम से नहीं आई। Peace and stability. Blockbuster Total Access, Netflix. Essentially, they work the same way. The latest cyber drug of choice is called Twitter. for a war that should have never been waged. Calling it iPhone. 2007 में CIA को वह जानकारी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, कुवैती की असली पहचान। यह जानकारी उनकी अपनी शोध से नहीं, बल्कि एक विदेशी खुफिया सेवा से मिली, जिसका नाम ज्ञात नहीं है। इस जानकारी से खुलासा हुआ कि कुवैती का असली नाम इब्राहिम सईद अहमद है, जो एक पाकिस्तानी था जिसकी परिवार केवल कुवैत में स्थानांतरित हुआ था। लेकिन इस नाम को प्राप्त करने में 2 साल लगने के बावजूद उसे ढूंढने में और भी कई साल लगेंगे। President-elect for victory. For bankruptcy. I'm gonna let you finish. Michael Jackson has died. The rescue effort begins. This guy is great, as good as we've seen. जून 2010 में कुवैती और उसके भाई ने अपने मोबाइल फोन से संचार करने का तरीका बदल दिया, जिससे कॉल की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना संभव हो गया। NSA को एक तीसरे देश से कुछ फोन नंबर प्राप्त हुए, जिनके कुवैती से जुड़े होने का संदेह था,
और अब इन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा था। अनगिनत मॉनिटर की गई बातचीतों के बीच एक व्यक्ति पर ध्यान गया क्योंकि वह कुवैती के प्रोफाइल से मेल खाता था। वह अरबी और पश्तो, जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बोली जाती है, के मिश्रण में बात करता था और खाड़ी देशों में एक दोस्त के साथ बातचीत के दौरान उसने अपने ठिकाने के सवाल को टालते हुए रहस्यमय तरीके से कहा कि वह उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ वह पहले था। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने यह भी देखा कि वह ट्रैकिंग से बचने के लिए काफी प्रयास करता है। उसका मोबाइल फोन ज्यादातर समय बंद रहता था और ऐसा लगता था कि वह केवल तब उसमें बैटरी डालता था जब वह पेशावर के आसपास होता था। जैसे जैसे यह अधिक स्पष्ट होता गया कि यह व्यक्ति कुवैती ही है, उसे जमीन पर ट्रैक करने के प्रयास शुरू हो गए। अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट ने उसे पेशावर में उसकी कार में पहचान लिया। वहां से उसे गुप्त रूप से उसके घर तक ट्रैक किया गया। बड़े घर ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया। एजेंटों ने यह माना था कि कुवैती की पहचान हो जाने के बाद वे उसे तब तक मॉनिटर करेंगे जब तक वह बिन लादेन के ठिकाने पर नहीं पहुंच जाता। लेकिन जब उन्होंने कुवैती के रहने वाले विशाल परिसर को देखा तो उन्हें लगा कि वे शायद पहले से ही वहां हैं और कुवैती और बिन लादेन एक ही छत के नीचे रह सकते हैं। हालांकि उस समय वॉशिंगटन को इस बात का पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन बिन लादेन का ठिकाना पता चल चुका था और 11 सितंबर के हमलों के बाद से सबसे बड़ी प्राथमिकता वाला मानव शिकार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। अब काम खुफिया एजेंटों के हाथ में नहीं था, बल्कि एक विशेष इकाई की टीम के पास था, जिन्हें बहुत कम जानकारी थी कि इस परिसर पर छापे के दौरान उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। 1 मई 2011 को रात 11 बजे स्थानीय समय पर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जिनमें गुप्त स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया गया था, जलालाबाद एयरफील्ड से उड़ान भरते हैं और बिन लादेन के परिसर की ओर बढ़ते हैं। मिशन को इस तथ्य से जटिल बनाया गया था कि अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की जानकारी नहीं देने का फैसला किया था, जिसका मतलब था कि नेवी सील्स को बिना ध्यान दिए ऑपरेशन पूरा करना था, जो विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लग रहा था, यह देखते हुए कि बिन लादेन का परिसर एक पाकिस्तानी सैन्य अकादमी के ठीक बगल में स्थित था। नेवी सील्स ने परिसर पर सफलतापूर्वक छापा मारा, दीवारों को तोड़ा और थोड़ी देर की गोलीबारी में लगे। इस दौरान उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला और मार गिराया। मिशन का अंत सील्स द्वारा उसके शव को सुरक्षित करके पाकिस्तानी बलों की जानकारी में आए बिना निकलने के साथ हुआ। लगभग 1 दशक की खोज के बाद दुनिया के सबसे वांछित व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाया गया, जो अल-कायदा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था।